Hello students, myself Kanak Saraswat. You are welcome to Envira Online School. Today we are going to start a new interesting chapter of 7th class NCERT book. The chapter named by 3 questions. हिंदी में मतलब होता है 3 प्रश्न, यानी एक राजा के 3 प्रश्न। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी रोचक स्टोरी है एक राजा की। क्या होता है इसमें थोड़ा मैं समराइज कर दूं आपको थोड़ा शॉर्ट में कि एक राजा होता है, once there was a king. उसके मन में एक विचार आता है कि यदि मैं यह 3 चीजें अपना लूं तो जीवन में कभी भी असफल नहीं होऊंगा। If he knew 3 things then we would never fail in his life. 3 things कौन सी थी? The first one is what is the right time to begin something. किसी भी कार्य को सही करने का समय क्या है? The second one is which people should he listen to. कैसे लोगों की बात उसे माननी चाहिए। And the last one is what is the important thing for him to do. ऐसी क्या चीज है जो उसे मुख्य रूप से करनी चाहिए। तो हम इसमें इन 3 क्वेश्चंस के उत्तर पढ़ेंगे जो कि राजा अपने अलग अलग मंत्रियों से, यानी काउंसिल होते हैं वो जो मैसेंजर्स, उनको अलग अलग मंत्रियों से पूछता है और लास्ट में ऐसे कहता है कि जो भी मेरे को इन 3 क्वेश्चंस का सही उत्तर देगा उसको मैं अच्छी सी एक अच्छा सा इनाम दूंगा उसे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन क्या कह रही? द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. एक बार एक राजा के मन में विचार आता है या विचार आया कि यदि वह इन 3 चीजों को अपना ले तो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करें तो थॉट क्या है? थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है। देखिए बच्चों, THINK, थिंक, थिंक्स मीन्स होता है सोचना और थॉट का मतलब हुआ सोचा। तो आपको पता है सेकंड फॉर्म आई, तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस है। तो थॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? थिंक। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट और थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट। तो थिंक की बच्चों सेकंड और थर्ड फॉर्म समान रहती है जो कि थॉट होती है। THINK, थिंक यानी सोचना, THOUGHT थॉट यानी सोचा और थर्ड फॉर्म भी थॉट हो जाएगी। कैम भी यहाँ पर एक वर्ब है जो कम की सेकंड फॉर्म है। कम, कैम, कम, COME कम मींस आना, CAME कम, कैम यानी आया और कैम होती है उसकी थर्ड फॉर्म। टू या इंफिनिटिव है, अ आर्टिकल है और सर्टेन किंग एक किंग या नाउन है और सर्टेन उसको डेफिनिट बना रहा है तो ये प्रोनाउन हो गया। दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स, यानी कि यहाँ देखिए एक जो वुड और प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और इधर सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसका हिंदी में मतलब ये होता है बच्चों कि यदि वह जीवन में ये 3 चीजें अपना ले तो कभी भी असफल नहीं होगा। तो इसे इंग्लिश में बच्चों ऐसे वाक्यों को जिनमें इधर तो पास्ट टेंस आता है और उधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, इन वाक्यों को क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है बच्चों? पहला वाक्य तो इसमें शर्त सूचक होगा यानी कंडीशन को शो करेगा जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, और दूसरा वाक्य जो क्या होगा उसमें मेन क्लॉज को इंगित करेगा यानी किसी का भी रिजल्ट, किसी भी चीज का रिजल्ट। यानी कंडीशनल सेंटेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज ओपन कंडीशन, द सेकंड वन इज हाइपोथेटिकल कंडीशन और इमेजिनरी कंडीशन सेंटेंस, एंड द थर्ड वन इज अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर आपके कौन सा कंडीशन सेंटेंस यूज हुआ है? कौन सा कंडीशनल सेंटेंस हुआ है? यूज हुआ है यहाँ पर इमेजिनरी सेंटेंस, जिसे हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। क्या होते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस? इसमें हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, कल्पना से आधारित वाक्य होते हैं जिसमें एक तरफ तो पास्ट टेंस होता है और एक तरफ हमेशा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल इसके एक इसी प्रकार का मैं एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा? जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, अब ना ही मैं पक्षी कोई हूँ और ना ही उड़ रहा हूँ। और देखे तो इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं मुख्यमंत्री होता, आई वुड सर्व माय कंट्री, तो मैं देश की रक्षा करता। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। दूसरी लाइन देखो, these 3 questions were, अब भाई 3 क्वेश्चन को भाई कौन कौन से 3 क्वेश्चन थे? एक तो किसी भी चीज को करने का सही समय क्या है, दूसरा कैसे लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, और द लास्ट वन इज कौन सी महत्वपूर्ण चीजें जो उसे करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर sent messengers throughout
his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. अब देखिए राजा क्या करता है कि अपने दूत, मैसेंजरियन होता है दूत, राजदूत, वो पूरे राज्य में भेजता है और उनसे ये वचन करता है कि जो भी इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे एक बहुत ही बड़ी मात्रा में धन दिया जाएगा। देखिए धन सम यानी होता है अमाउंट, SUM सम अमाउंट, बड़ी मात्रा में जो धन होता है उसे अमाउंट कहते हैं, मनी यानी धन हो गया। आपको बताइए मैसेंजर्स, MESSENGERS, मैसेंजर्स यानी दूत, संदेशवाहक, ओके। थ्रू आउट यानी पूरे उसके राज्य में, थ्रू आउट यानी द होल ऑफ द किंगडम, ओके। किंगडम यानी राज्य, KINGDOM, किंगडम, किंगडम मींस राज्य। प्रॉमिस तो पता है सबको, वचन करना, वादा करना, ओके। The next line is many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो राजा ने भाई अपने दूत जब राज्य में भेजे इन 3 क्वेश्चनों के उत्तर पूछने के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिमान, वाइज यानी बुद्धिमान लोग आए और राजा को अलग अलग तरीके से इन तीनों क्वेश्चनों का उत्तर देने लगे। देखो but they all answered his questions differently means अलग अलग तरीके से क्वेश्चनों का आंसर वो देने लगे। यहाँ देखिए बच्चों, मैन क्या है? मैन है MAN का प्लूरल फॉर्म। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? MAN, मैन यानी आदमी, और आदमी का बहुवचन बनाना है तो MEN, मैन। इसी प्रकार यहाँ वुमन होता तो क्या बन जाता? वीमन, WOMAN, वुमन यानी एक महिला। इसका प्लूरल बनाए तो क्या होगा बच्चों? WOMEN यानी मोर देन वन वुमन, एक से ज्यादा महिला, ओके। और केम तो आपको पता है कम की सेकंड फॉर्म है ना बच्चों। आंसर का देखो यहाँ बहुत ही अच्छा वर्ड यूज हुआ है, ANSWER, आंसर यानी उत्तर देना। इसका बच्चों ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। अपने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था ना, हु डिड बेटर होमवर्क में आंसर पढ़ा था ना। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना और क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? प्रश्न देना। तो देखो स्टोरी क्या है कि 3 क्वेश्चनों के उत्तर चाहिए थे राजा को, इसलिए वह कंट्री में दूत भेजता है अलग अलग और उनसे यह वादा करता है कि जो भी कोई भी वाइज मैन यदि इन 3 क्वेश्चनों का उत्तर दे तो उसे बहुत ही बड़ी मात्रा में धन दिया जाएगा। तो बुद्धिमान लोग आते हैं और सभी इन तीनों प्रश्नों का योग अलग अलग तरीके से इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेट अस मूव अहेड, आगे चलते हैं अपन। इन रिप्लाई यानी उत्तर में टू द फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन के उत्तर में, देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग, किसी भी चीज को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या देते? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ सोचते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए यानी समय सारणी बनानी चाहिए ताकि वह उसे एकदम गंभीर रूप से अनुसरण कर सके। उसका फॉलो यानी अनुसरण करना, अपनाना, FOLLOW, फॉलो मींस अनुसरण करना। इसकी सेकंड फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगी? फॉलोड, FOLLOWED, फॉलोड, ओके। और स्ट्रिक्टली यानी गंभीर रूप से यानी कठिन रूप से, ओके। तो यहाँ क्या हुआ भाई कि राजा के पहले क्वेश्चन का उत्तर लोगों ने ऐसा दिया कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी समय सारणी बनानी चाहिए, टाइमिंग टेबल, और उसका गंभीरता से अनुसरण होना चाहिए। नेक्स्ट, ओनली इन दिस वे यानी इसमें दे सेड, उन लोगों ने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, क्या वह किसी भी चीज को एकदम सटीक समय में कर सकता है? अदर सेड यानी कुछ लोगों ने कहा that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय का निश्चय करना बहुत ही कठिन होता है। यानी एडवांस में किसी भी कार्य को करना और उसके लिए एडवांस में ही सही समय का निश्चय करना बहुत कठिन होता है। यानी वह सीधा साधा कहना चाह रहे थे कि एक आदमी एक कार्य को, एक बड़े कार्य को इतना आसानी से नहीं कर सकता। यानी पहले अपन को पता ही नहीं होता है कि क्या कार्य होने वाला है और हमें किस प्रकार इसके लिए प्रिपेयर रहना है, ओके। नेक्स्ट क्या है? द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो राजा है वह
उसको पूरी सख्ती से यानी ध्यानपूर्वक पूरा उसे नोटिस कर रहा था, देख रहा था जो चल रहा था, दैट वाज गोइंग ऑन, यानी जो चल रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, इन सभी फुलिश प्लेजर्स का मतलब मूर्खतापूर्ण बातों को छोड़कर, एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम्ड नेसेसरी एट टाइम। और लोग कहते हैं कि राजा को इन सब मूर्खतापूर्ण बातों को छोड़कर, मतलब किसी चीज को कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसको छोड़कर जो भी आवश्यक रूप से जरूरी है वह काम करना है। यानी इन तीनों में जो भी आवश्यक रूप से जरूरी है वह काम उसे करना है। नेक्स्ट, येट अदर सेड, और दूसरे लोगों ने क्या कहा, भाई कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने तो पहले क्वेश्चन का उत्तर पूरा डिफरेंट वे से दिया, कुछ ने कहा एक टाइम टेबल बनानी चाहिए, कुछ ने कहा राजा को पूरी भी जो लग्जरियस लाइफ है यानी फुलिश प्लेजर से, यानी जो आनंदमय चीजें उनको छोड़कर अच्छे कार्य की तरफ भी, मतलब नेसेसरी जो जीवन में आवश्यक है उसे ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुछ ने क्या कहा कि काउंसिल बनानी चाहिए, यानी एक मंत्रिमंडल, यानी जो भी अच्छी सलाह है, जिन लोगों से अच्छी सलाह ली जा सकती है उनका एक ग्रुप यानी समूह बनाना होगा, ताकि वह राजा को सही समय पर कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। नेक्स्ट क्या है, दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक आदमी एक के लिए किसी भी कार्य को करना बहुत इम्पॉसिबल यानी असंभव होता है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी यदि कोई आदमी किसी की सहायता नहीं ले तो उस अकेले के लिए किसी भी कार्य को करना एकदम असंभव की तरह है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी उसके लिए, उस कार्य के लिए वह सही समय भी एकदम निश्चय नहीं कर सकता। तो देखिए बच्चों, आइए हम देख लेते हैं कुछ इसके थोड़े इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स, एंटोनिम्स। देखिए क्या है, क्या क्या यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं। देखो जैसे थॉट आया, मैंने बता दी, थिंक, थॉट, ये भी वर्ब है। कैम कम सेकंड फॉर्म है। किंग यानी राजा, किंग के बच्चों जेंडर की बात करें तो किंग का मस्कुलिन तो किंग है, और फेमिनिन क्या हो जाएगा, क्वीन, QUEEN, क्वीन। ओके, नेवर यानी कभी नहीं, फेल यानी असफल होना। ओके, लिसन, LISTEN, लिसन मींस क्या होता है बच्चों, सुनना। लिसन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिशन, LISTENED, लिशन। लिसन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिशन। थर्ड फॉर्म भी लिशन। और देखो व्हाट का मतलब होता है क्या, ये तो आपको पता है सबको, रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी क्वेश्चन कभी व्हाट से शुरू होता है, कभी व्हाई से शुरू होता है, कभी हाउ से शुरू होता है, टाइमिंग है तो व्हेन से शुरू होता है, इस रीजन को पेश करे तो व्हाई से शुरू होता है, जब अपन आंसर में बिकॉज़ का यूज करते हैं। ओके, मैसेंजर्स, MESSENGERS, मैसेंजर्स का मतलब होता है दूत या संदेशवाहक। प्लेजर, फुलिश प्लेजर का मतलब होता है आनंद में, जो लग्जरियस लाइफ होती है उन चीजों को छोड़कर अच्छी चीजें करो। फाइंड का मतलब होता है पाना, फाइंड एक वर्ब है, फाइंड का मींस पाना। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड, FOUND, डिसाइड यानी निश्चय करना। ओके, तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओके, let's move ahead students, we are going to solve the question answers of paragraph first and second. देखो here first question will be how many things did the king want to know। हाँ भाई, राजा को कितनी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए थी, आपको पता है कितनी चीजें, 3 चीजें वो जान ले तो हमेशा जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा, जो हमने अभी जस्ट नाउ पढ़ा था। तो भाई हाउ मेनी किसको शो करता है, नंबर को शो करता है। हाउ मेनी किसको शो करता है क्वेश्चन में, नंबर को। हाउ मेनी के बाद में हमेशा काउंटेबल नाउन आती, और हाउ मच जो कि मात्रा को यूज करता है, जो कि मात्रा को डिनोट करता है, उसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल, जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते वैसी संज्ञाएं आती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट द किंग। और देखिए बच्चों, ये मैंने बताया था, जब कभी भी क्वेश्चन में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, देखो हियर डिड तो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं जिसे, और वांट फर्स्ट फॉर्म में, तो हमेशा क्वेश्चन में जब ये दिया हुआ रहता है तो आंसर में हमेशा हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं डिड को हटाते हुए। तो वांट की सेकंड फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगी, वांटेड। तो द किंग वांटेड टू नो 3 थिंग्स, राजा को कितनी चीजें जाननी आवश्यक थी, 3। कौन कौन सी थी बच्चों 3 चीजें, कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज को शुरू करने का सही कार्य, मतलब किसी भी चीज को शुरू करने का सही कार्य क्या है, दूसरा कौन से लोगों की बात उसे माननी चाहिए, और तीसरा उस राजा के लिए महत्वपूर्ण, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो वाली अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड, हु सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य में
राजदूत यानी दूत संदेशवाहक कौन भिजवाता है? देखो हु से बच्चों कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है तो आंसर में सीधा सब्जेक्ट लिखकर आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ हो वो लिख देते हैं। इससे हमारा आंसर एकदम राइट हो जाता है। देखो किसने भाई तीन चीजों यानी तीन क्वेश्चंस के जवाब पाने के लिए राजा ने दूत भेजे थे ना, तो क्या आंसर हो जाएगा? द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम। राजा ने ही पूरे राज्य में मैसेंजर्स जो है भेजे थे, क्योंकि वह उन तीन चीजों के उत्तर जानना चाह रहा था वन बाय वन। तो इससे क्या फर्क पड़ा कि लोगों ने, किसी ने तो कहा टाइम टेबल बनाना चाहिए, कि मतलब सभी लोगों ने डिफरेंट रूप से उसके मतलब अलग अलग रूप से आंसर दिए। थर्ड वन इज हाउ डिड द वाइज मैन आंसर हिज क्वेश्चंस। हाँ भाई, बुद्धिमान लोगों ने अपने प्रश्नों के जवाब कैसे दिए भाई? तो डिफरेंटली दिए। सभी ने अलग अलग अपने मत रखे, अपने विवेक के अनुसार यानी बुद्धि के अनुसार अलग अलग मत रखे। तो क्या हो जाएगा? द वाइज मैन, ये सब्जेक्ट हो गया बच्चों, वाइज यानी बुद्धिमान, WISE, वाइज मींस बुद्धिमान। वाइज नहीं है ये बच्चों, वाइज है। वाइज प्रोनाउंसिएशन ढंग से करिएगा, WISE वाइज। ओके, तो वाइज मैन आंसर्ड, ये देखिए फिर क्वेश्चन में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ आंसर्ड सेकंड फॉर्म हो गई हिज क्वेश्चंस, और उत्तर क्या हो जाएगा? डिफरेंटली यानी भिन्न भिन्न तरीके से, DIFFERENTLY, डिफरेंटली यानी अलग अलग तरीके से। ओके, तो सभी बुद्धिमान लोगों ने अपने प्रश्नों के उत्तर है जो बहुत ही अलग अलग यानी डिफरेंट वे में आंसर दिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। हाँ भाई बच्चों, किसे टाइम टेबल बना लेना चाहिए? किसे समय सारणी बना लेनी चाहिए थी? राजा को बना लेनी चाहिए थी। क्यों बना लेनी चाहिए थी? क्योंकि पहले क्वेश्चन का उत्तर लोगों ने कैसे दिया था? पहला क्वेश्चन से सबसे पहले तो मैं रिमेंबर करवा देता हूं, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किसी भी चीज को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? तो उसमें कुछ जो बुद्धिमान लोगों ने आंसर दिया कि राजा को एक टाइम टेबल यानी समय सारणी का पालन करना चाहिए या बना लेनी चाहिए। ओके, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कुड द किंग डू एवरीथिंग एट द प्रॉपर टाइम। हाँ भाई, राजा जो है कैसे किसी चीज को सही समय पर कर सकता था? तो कैसे कर सकता था? एक तो टाइम टेबल बनाकर, और दूसरा इसको गंभीरता से अपनाकर। तो आंसर में क्या हो जाएगा बच्चों? पहले सब्जेक्ट द किंग, क्वेश्चन यानी को कुड डू एवरीथिंग, यहां तक तो पूरा एकदम एज इट इज उतार दिया हमने। एट द प्रॉपर टाइम तक, प्रॉपर टाइम मींस सही समय। फिर कैसे? बाय, यहां पर ये बच्चों प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाय, ऑन, अपॉन, these all are called preposition in English language. Okay, by preparing timetable and following it strictly, राजा को इन सब चीजों के लिए यानी सही समय के लिए एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसका पालन उसे गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई वुड द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। भाई राजा को एक बुद्धिमान लोगों की समूह की क्यों आवश्यकता थी? भाई बुद्धिमान लोगों के समूह की राजा को क्यों आवश्यकता थी? क्योंकि द king would need a council because of wise men to help his act at the right time, ताकि जो बुद्धिमान लोग हैं किसी भी कार्य को एक्ट यानी होता है कार्य सही समय पर कर सके। हमने बहुत ही इसको डिस्क्राइब भी पढ़ा था विस्तृत रूप से। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। और सिमिलर वर्ड्स का एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। सिमिलर वर्ड यानी बच्चों क्या होता है? SIMILAR, सिमिलर वर्ड मींस पर्यायवाची शब्द, यानी जिनका समान रूप से इंग्लिश में उपयोग किया गया हो, यानी जिनका अर्थ समान होता है और स्पेलिंग अलग अलग होती है। कैसे? देखो, रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? जरूरत होना। रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत होना, REQUIRE, रिक्वायर मींस जरूरत होना। रिक्वायर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर रिक्वायर्ड के बारे में पूछा है, तो नीड की भी सेकंड फॉर्म कर दो नीडेड, NEED, नीडेड यानी भी जरूरत होना। तो रिक्वायर्ड का सिमिलर वर्ड या रिक्वायर्ड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नीडेड। सेकंड है अनसक्सेसफुल यानी कि असफल। सक्सेसफुल का मींस तो क्या होता है भाई? सफल, और अनसक्सेसफुल मींस असफल। इसका बच्चों सिमिलर वर्ड यानी किसी के जैसा ही अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? फेल।
FAIL फेल यानी भी असफल। और अनसक्सेसफुल की बच्चों अपन जो है ऑपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल का ऑपोजिट वर्ड होता है सक्सेसफुल। ये अन प्रेफिक्स हटा देते हैं, ये उपसर्ग जो लगा है उसको हटा दे तो ये इसका इट इज कन्वर्टेड टू ऑपोजिट वर्ड ऑफ अनसक्सेसफुल। देखिए क्वेश्चन यार, देखिए नंबर अपन ने यहाँ थोड़ा एक और वोकेब का क्वेश्चन लिया है। नंबर यानी नंबर किसे कहते हैं बच्चों, किसी भी संख्या को एक वचन से बहुवचन बनाना ही अंग्रेजी व्याकरण में क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। अंग्रेजी व्याकरण में क्या कहलाता है बच्चों, नंबर। कैसे, जैसे मैं देखो वो तो मैंने 8-9 एग्जांपल्स दिए यहाँ पर जनरल में मैं एक आपको सीधा साधा एग्जांपल बता दे दूं। जैसे गर्ल, गर्ल यानी लड़की, तो गर्ल का बहुवचन क्या होगा, गर्ल्स। टेबल, टेबल्स। चेयर, चेयर्स। फैन, फैंस। बॉय, बॉयज। तो बच्चों आपने सीखे होंगे 5वीं 6ठी क्लास में कि इनके जो नंबर यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए अलग अलग नियम है। एक तो पहला तो जनरल रूल होता है एस का नियम, यानी एस से अपन एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। और दूसरा नियम जो है कि यदि किसी शब्द के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स जेड डबल जेड आए तो उसके पीछे हम ई एस जोड़कर हमेशा बहुवचन बनाते हैं। कैसे होता था बच्चों मित्रों, क्लास, क्लासेस, CLASS एस एस आया तो ई एस जोड़ा, ग्लास, ग्लासेस, ओके, बस, बसेस। इसी प्रकार देखिए हम यहाँ पहले जो अपने ये लेसन में यूज हुआ था मैन, मैन का बहुवचन बच्चों आप मेंस मत कर देना, इसका रूल अलग है। ए को ई में परिवर्तित करके यहाँ बहुवचन बनाएंगे तो बच्चों एक आदमी को एम मैन बोलेंगे और बहुत सारे जो लोग हैं मोर देन वन मैन के बारे में बात करें तो MEN हो जाएगा। तो वुमन, वुमन का बहुवचन क्या होगा बच्चों, अपन सिंगुलर टू प्लूरल में वुमन का बहुवचन क्या होगा, वीमन। प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा, इसको कहते हैं WOMAN वुमन। एंड जब इसका प्लूरल बनेगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण बोलने का तरीका क्या होगा, वीमन। देखिए यहाँ पर बच्चों आप वुमेन्स मत कर देना, वुमेन्स मत कर देना। WOMAN का प्लूरल क्या होगा, WOMEN। द थर्ड वन इज टूथ, टूथ का प्लूरल क्या होगा, टीथ, TOOTH। टूथ यानी एक दांत और टीथ मोर देन वन टूथ उसे कहते हैं टीथ। इसी प्रकार गर्ल्स, गर्ल्स का तो इजी है, GIRL गर्ल यानी एक लड़की, GIRLS गर्ल यानी मोर देन वन गर्ल यानी एक से ज्यादा लड़के। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ में एक रूल फॉलो हो रहा है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। कौन सा, कि यदि किसी वर्ड के अंत में F, FP या EF हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए इन तीनों शब्दों को हटाकर VES लगाते। देखिए फॉर एग्जांपल वुल्फ, वुल्फ का मीन्स होता है भेड़िया, WOLF वुल्फ मीन्स भेड़िया। तो इसका बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, वुल्व्स, WOLVES। इसी प्रकार WIF वाइफ यानी पत्नी और इसका बहुवचन WIVES, क्योंकि हमने सीखा था ना MP को हटाकर क्या लगाना है, VS। तो एक पत्नी को तो वाइफ कहेंगे, मोर देन वन वाइफ देन इट विल बी कॉल्ड वाइफ्स, ओके। द थर्ड वन इज लाइफ, लाइफ LIFE, लाइफ मींस जिंदगी और इसका बहुवचन बनाना है तो लाइव्स, LIVES। द सेकंड लास्ट इज नाइफ, नाइफ मींस चाकू, इसका बहुवचन बनाना है तो KNIVES। द लास्ट वन इज थीप, थीप मींस एक चोर और जब बहुत सारे चोरों की बात करते हैं तो THIEVS। तो here the paragraph number first and second has been completed. In next session we will learn about next paragraph. यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, we will ready 24 hours. Okay, thank you.